हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। कोविड को दस्तक दिए अब 2 साल से ज़्यादा होने वाले हैं, लेकिन अभी भी इसके मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले साल कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देश में दस्तक दी थी। अब उसी ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स अपना पैर पसार रहे हैं। दुनिया के कई देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट्स के कई सब वेरिएंट्स जैसे BF.7 ओमिक्रॉन और BQ.1, BQ.1.1 और XXB जैसे वेरिएंट्स पैर पसार रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर इसके मामले लगातार बढ़ते गए तो सर्दियों के मौसम में कोरोना की नई लहर भी आ सकती है। लेकिन आखिर इन वेरिएंट का पता कैसे चलेगा और इसकी वजह से देश में कोरोना की नई लहर आ सकती है क्या? आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं फॉर्मर हेड साइंटिस्ट एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिसीज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR से पद्मश्री डॉक्टर रमन आर गंगेटकर। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। डॉक्टर, मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये जानना चाहूंगा कि ओमिक्रॉन के कई सब वेरिएंट सामने आए हैं और भारत में भी इसके मामले दर्ज किए गए हैं, तो किस तरह के लक्षण इन सब वेरिएंट्स में देखे जा रहे हैं? हमको एक चीज समझना पड़ेगा, जब हम वेरिएंट बोलते हैं जी, वो उसी फैमिली का एक छोटा बच्चा जैसा रहता है वैसा पैदा हुआ एक वेरिएंट होता है। क्या उनके लक्षणों में बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा? उनके लक्षणों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। जैसे हमने ओमिक्रॉन में जो भी लक्षण देखे हैं हमने उसी किस्म के लक्षण आपको ये नए वेरिएंट्स में दिखाई देंगे। अभी तक जितनी जानकारी है, जो भी वेरिएंट नए तैयार हुए हैं उन वेरिएंट में डिसीज सिविरिटी या हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ना, ये दोनों चीजें हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसमें सिर्फ एक दिखाई दे रहा है कि ये जो नए वेरिएंट्स है ये ज्यादा आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकते हैं। जैसा ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैला था, एक इंसान से दूसरे को जितने जल्दी लग गया था, उसी किस्म से उससे भी ज्यादा तेज ये छोटे जो दूसरे सब वेरिएंट्स जो निकले हुए हैं ये वेरिएंट्स में हमको दिखाई देता है। लेकिन लक्षणों में अभी तक कोई उसमें फर्क होगा ऐसे दिखाई नहीं देता। ओके, तो सर जैसा कि अभी आपने बताया कि जो ये वेरिएंट्स हैं वो ओमिक्रॉन की तरह ही हैं, उनके जो सिम्टम्स हैं वो सेम ओमिक्रॉन की तरह हैं, तो क्या कोरोना टेस्ट में ही इसके वेरिएंट्स का पता चल जाता है या फिर वेरिएंट्स का पता लगाने के लिए कोई अलग से प्रोसेस है? नहीं, वेरिएंट का पता आपको जो हम RT-PCR करते हैं उसमें पता नहीं चलता। उसमें इतना ही पता चलेगा कि इस इंसान में वो SARS-CoV-2 है, वो डेल्टा भी हो सकता है, वो ओमिक्रॉन भी हो सकता है। जो पुराने वेरिएंट्स थे उनमें, पुराने जो वेरिएंट्स थे उनमें का कोई भी हो सकता है। लेकिन हमको अगर ये जानना है कि ये वेरिएंट जो है, क्या ये वेरिएंट ओमिक्रॉन का है, क्या इस वेरिएंट के जो सबलिनियजेस आ रहे हैं, जैसे आपने अभी बताया BQ.1, BA.5, ये पहचानेंगे कैसे? इसके लिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग करना पड़ता है और वो हर इंसान को करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जनरली एक अभी तक एक प्रिंसिपल था कि ये सारे वेरिएंट सारे अभी के तौर पे वो ओमिक्रॉन के हैं। तो अब उसको ये पहचानना जरूरी है क्या क्या हर इंसान के अंदर कौन सा ये सबलिनियज वाला वेरिएंट होगा। इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके लक्षण भी वैसी है, उसकी तीव्रता भी वैसी है, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की रिस्क कम है, मौत होने की रिस्क कम है। तो वो जानने में पैसा डालना ये सही नहीं होता है, क्योंकि एक एक टेस्ट करने में जीनोमिक सीक्वेंसिंग में तकरीबन 10,000 रुपया सरकार का खर्चा होता है। वो रिसर्च मोड में करना ना, उसकी ज्यादा जानकारी ये नए वेरिएंट्स के बारे में जानने के लिए अगर करना है वो बात अलग होती है। लेकिन हर इंसान को वेरिएंट की टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। RT-PCR पॉजिटिव आया तो वो ओमिक्रॉन है, वो भले BA.2 होगा, BA.5 होगा, BA.4 होगा या उसके सबलिनियजेस में का होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर
रमन, आप ये मान लीजिए कि किसी को ओमिक्रॉन है और उसको इससे ऊपर इसके ये सब वेरिएंट हुआ है, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है उस व्यक्ति के लिए? सब वेरिएंट से अभी तक जितनी जानकारी है कुछ इसमें ही ज्यादा, जी। जैसा ओमिक्रॉन के अंदर लक्षण दिखे, जैसा उसमें हॉस्पिटल में भर्ती होने का चांस कम था, मौत होने का चांस कम था, वही अभी भी दिखाई दे रहा है। हमको एक चीज समझना है कि जब तक ये वेरिएंट्स ओमिक्रॉन फैमिली से ही आ रहे हैं, इन वेरिएंट को अगर जिंदा रहना है तो उसमें इवोल्यूशन कैसे होगा, वो कैसे अपने आप को सुधारने की कोशिश करेगा। वो सुधारने के लिए वो जो हम सारे वैक्सीन में स्पाइक प्रोटीन करके जो इस्तेमाल कर रहे थे, वो स्पाइक प्रोटीन के सीक्वेंसेस में बदलाव करके वो हमारे शरीर की प्रतिकार शक्ति को तोड़ के शरीर के अंदर जाने की कोशिश करेगा। अब ये सारे स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ अगर करते हैं तो हमको ये पता है कि ये जो वेरिएंट होते हैं ये अपने पेशियों के अंदर वो स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल करके अंदर जाते हैं। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क इसमें ही पड़ेगा कि ये जो नए वेरिएंट्स हैं वो अपने पुराने जो उसके दादा होंगे या परदादा होंगे उनसे जल्दी तेजी से एक इंसान से दूसरे इंसान को के शरीर में जा पाएंगे, लेकिन उसकी तीव्रता और उसकी हॉस्पिटलाइजेशन की रिस्क अगर ज्यादा न रहे तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, इससे कोई मौत होने का डर बढ़ेगा ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन जो लोग जिनकी उम्र ज्यादा है, जिनको क्रॉनिक मॉर्बिडिटीज है, उन लोगों ने उसके तरफ लेकिन ख्याल रखना है कि ये भले ओमिक्रॉन के वैसे ही बर्ताव करता होगा, लेकिन मुझे ज्यादा तकलीफ देने का चांस ज्यादा है, तो मैंने बूस्टर लेके खुद की जिंदगी बचाने की कोशिश करता है। ओके डॉक्टर रमन, हमारे दर्शकों का एक सवाल है कि देश में XXB और BQ.1 वेरिएंट्स के मामले सामने आए हैं, तो लोग घबरा रहे हैं इन वेरिएंट्स को देखते हुए। तो मैं ये चाहूँगा कि आप उन्हें ये समझाएं विस्तार में कि ये दो वेरिएंट जो हैं वो क्या हैं। ये जो XXB जो है, ये वेरिएंट सबसे पहले सिंगापुर में दिखाई दिया। ये वेरिएंट जो है ये रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट यानी दो अलग अलग विषाणु ओमिक्रॉन के ही होंगे, उनके छोटे छोटे टुकड़े मिला के ये एक नया वेरिएंट बना है। जैसे हमारे यहाँ हम देखते हैं कोई झाड़ या फूल जब हम ग्रो करते हैं तो उसमें एक झाड़ के ऊपर अगर लाल रंग का फूल आता है गुलाब का, उसमें आप अगर सफेद रंग के फूल के झाड़ को अगर हम लगा के वो उसका कॉम्बिनेशन जो होएगा वो थोड़ा सा अलग होता है। उसी किस्म का ये XBB वेरिएंट के अंदर दिखा। क्या इससे बहुत ज्यादा तेजी से उसका फैलाव हुआ? क्या सिंगापुर में बहुत जल्दी फैलाव हुआ? आप उसका एशिया में थोड़ा सा फैलाव हुआ है? क्या हो गया है? लेकिन इसके ये जो XBB है इसके अंदर हमको क्या हॉस्पिटलाइजेशन या मौत होने का चांस ज्यादा दिख रहा है? क्या अभी तक दिखा नहीं है। तो हमारे देश में आया तो मैंने डरना है? क्या डरने की बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी सारी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। तो एक जगह अगर आया तो वो हमारे पास भी आएगा, लेकिन जब तक हमारे हेल्थ को बड़ा धोखा नहीं है तब तक हमने डरना नहीं है, लेकिन वो न लगने की कोशिश करना ये हमारा काम होता है। दूसरी बात, जो आप बाकी वेरिएंट जो बोल रहे हैं वो अमेरिका में या जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उधर सारे ये वेरिएंट्स उनको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो वेरिएंट है वो उसी ओमिक्रॉन फैमिली के वेरिएंट्स हैं। तो उनसे अभी इसका मायना क्या होगा? इसका मायना ये है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट, ओमिक्रॉन जो आया वो ओमिक्रॉन स्टेबल नहीं है। अभी भी वो फाइनल डेस्टिनेशन को पहुंचने के पहले के स्टेजेस में है। उसको एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि क्या मैं एक ही वेरिएंट करके बन के रहूं या ज्यादा वेरिएंट्स बनाऊं अलग अलग किस्म के और उनको रहने दूं, क्योंकि उसको अभी भी ऐसा पता नहीं चल रहा है कि उसको जिंदा रहने के लिए ज्यादा समय उसको क्या करना पड़ेगा। इसको हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। शायद मेरे हिसाब से अगर मुझे किसी ने पूछा तो मैं एक ही बोलूंगा कि अभी भी हमको जो दिखाई दे रहा है
कि अलग अलग वेरिएंट्स, अभी पुराना जमाना गया कि जैसा ओमिक्रॉन आया तो पहले ओमिक्रॉन ही दिखा, डेल्टा आया तो डेल्टा ही दिखते रहता था सब में। लेकिन अभी थोड़ा सा फर्क आएगा, अभी आपको सिर्फ वेरिएंट्स अलग अलग किस्म के दिखेंगे, क्योंकि हमारी जो प्रतिकार शक्ति है वो सुधर चुकी है वैक्सीन की वजह से और इन्फेक्शंस की वजह से, इसलिए अलग अलग किस्म के वेरिएंट्स हमको दिखाई इसी देंगे। में एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा कि अभी सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों का मौसम आने वाला है और लोगों के अंदर ये डर है कि सर्दियों में कोरोना बढ़ जाता है, तो क्या इसके वेरिएंट भी बढ़ सकते हैं या फिर वेरिएंट के मामले और ज़्यादा आ सकते हैं? सर्दी में ये कोविड बढ़ेगा, ये कहने के लिए बहुत ज्यादा सबूत नहीं है, क्योंकि सर्दी के दिनों में कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ये बढ़ते ही हैं। अब अगर दूसरी बीमारियां साथ में हैं तो अक्सर क्या होता है कि ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट जो अभी हमको बीच में दिखा कि शायद बहुत कम हो गया होगा, वो सही मानों में कम हुआ था क्या पता नहीं है, क्योंकि हमको एक समझना है कि लोग ओमिक्रॉन है उसके वैसे लक्षण दिख रहे हैं, अब इससे कुछ होता नहीं, इसलिए टेस्ट करने को आगे नहीं आ रहे थे, उसकी वजह से संख्या कम दिख रही थी। लेकिन जब ये सर्दियों का मौसम आएगा तो आपको दमे की शिकायत बढ़े वाली दिखेगी, अलग अलग किस्म के वायरल इन्फेक्शन दिखेंगे, आपको अभी डेंगू का भी अभी अभी तक दिख ही रहा था। तो जब लोग ऐसे अलग अलग लक्षण लेके आएंगे तो डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करेंगे, आप टेस्ट करिए, उसमें कोविड की भी एक टेस्ट रहेगी। तो ये समय में आपको ज्यादातर लोगों को टेस्ट करने का मशवरा भी बहुत दिया हुआ दिखेगा, और ये सर्दी के मौसम में पोल्यूशन की वजह से वायरल इन्फेक्शन बढ़ते हैं तो कोविड भी थोड़ा बढ़ते हुआ दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें डर किसको रहेगा कि ये पोल्यूशन के इसमें जिसको दमा है, दमे की शिकायत है या उसको दूसरे क्रॉनिक मॉर्बिडिटीज है, उनमें ये थोड़ा सा इन्फेक्शन ज्यादा सीवियर होने का चांस रहेगा, इसलिए उससे बच के रहना, अपन ने मास्क पहनना, उससे पोल्यूशन से भी बचाव होएगा और ये कोविड और अदर वायरल इन्फेक्शन से भी बचाव हो जाएगा। जी डॉक्टर अमन, जैसे कि अभी आपने बताया पॉल्यूशन की बात की, मैं भी पॉल्यूशन पे ही आने वाला था कि पॉल्यूशन में लंग्स पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, तो इसमें जो ये सब वेरिएंट्स आए हैं उनका लंग्स पे क्या असर पड़ेगा किसी भी व्यक्ति के, अगर किसी व्यक्ति को ये XBB होता है? नहीं, इसमें अच्छाई एक ही है, ये जो नए वेरिएंट्स हैं, ये नए वेरिएंट्स लंग्स के अंदर नहीं जाते हैं, जो ओमिक्रॉन की खासियत थी। आप अगर डेल्टा में देखें तो बहुत सारे लोगों को न्यूमोनिया होता था और भर्ती करके उसमें ही वो गुजर जाते थे, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट में वो ताकत थी। लेकिन आप अगर ओमिक्रॉन देखें या उसके जो सब वेरिएंट, सब लिनिएजेस के वेरिएंट्स अगर आपने देखा तो ये लंग्स के अंदर नहीं जाते, तो लंग्स में जाएंगे ऐसे डरना ये शायद बराबर नहीं रहेगा। ओके सर, मैं इन नए वेरिएंट्स के सिम्टम्स की बात करूं, जैसे कि आपने बताया कि ओमिक्रॉन से ये बिल्कुल सिमिलर होते हैं, ऐसे ही फ्लू आज की डेट में बहुत बढ़ता है, मतलब इस टाइम पर, सर्दियों के टाइम पर, तो इसमें कैसे इसमें डिफ्रेंशिएट करें कि ये ओमिक्रॉन के नए जो सिम्टम्स, जो नया वायरस है वो है या फिर क्या कहते हैं फ्लू है? नहीं, जैसा आपने फ्लू के लक्षण अगर देखे तो उसमें उतना फटीग नहीं रहता है, उतना हेडेक नहीं रहता है जितना ओमिक्रॉन में आपको दिखाई देता है। बाकी इनमें दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होगा ऐसा कोई अंतर नहीं है, दोनों के लक्षण ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे, वो टेस्ट करने के बाद में ही हमको पता चलेगा। डॉक्टर अमन, एक साल पहले आपने ऑल इंडिया रेडियो पे एक बात कही थी कि हमें 2 साल तक काफ़ी समझदारी से रहना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, तो मैं इसी पे जानना चाहूँगा, उस टाइम आपने वैक्सीनेशन की भी बात की थी कहीं ना कहीं कि वैक्सीनेशन जब लग जाएगी तो काफ़ी असर आएगा, ओमिक्रॉन पे भी असर पड़ेगा, पर मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है और काफ़ी लग चुकी हैं, डबल लग चुकी हैं, उसके बाद भी ये क्या कहते हैं नए वेरिएंट्स आ रहे हैं और इसके मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों लोग इस क्या कहते हैं ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट के उसमें चपेट में आए जा रहे हैं, इसकी क्या बड़ी वजह है? नहीं, एक हमको समझना पड़ेगा, जो भी वैक्सीन हैं वो आपको
को हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ इससे जितना अच्छे ढंग से बचाती है उतना इन्फेक्शन के खिलाफ बचा नहीं सकती। अब हमको एक चीज समझना है, सारे दुनिया में हमने वैक्सीन लोगों को तो दे दिए, अब ये विषाणु को जिंदा रहने के लिए वैक्सीन के वजह से जो तैयार हुई जो इम्यून प्रतिकार शक्ति जो है उसके ऊपर मात करके उसके शरीर में जाना है। अभी क्या हुआ है, अभी सारे दुनिया में आपने अगर देखा तो कोवैक्सीन या और उसकी वैसी कोवैक्सीन है, एक चाइनीज साइनोफार्म करके वैक्सीन है, ये होल इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, लेकिन उनको छोड़ के सारे जो वैक्सीन हैं ये स्पाइक प्रोटीन के आधार पे बनाए हुए हैं। तो ये विषाणु को अगर जिंदा रहना है तो वो अपने शरीर में इस किस्म का बदलाव लाएगा जो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज बने हैं उसको वो उनको रोकने में कामयाब नहीं रहेंगी। तो अभी सारे दुनिया में स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ है, खिलाफ ये लड़ रहा है विषाणु। तो उसके जो ये वेरिएंट्स आ रहे हैं, ये वेरिएंट्स हमको वैक्सीन लेने के बावजूद भी इन्फेक्शन देने की ताकत रखते हैं, लेकिन उसकी वजह से तीव्र इन्फेक्शन होने की या सीवियर इन्फेक्शन या डेथ होने का चांस वो उतना ही रहा है, क्योंकि उसमें बदलाव अभी तक कहीं हमको दिखा नहीं है। सिर्फ मेजर इसमें फर्क क्या पड़ा है कि ये अब जब ये जो वेरिएंट्स आ रहे हैं इसके खिलाफ हम जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इस्तेमाल करते थे वो नए नए भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को तोड़ के वो अपने शरीर वो उसमें असरकारक नहीं रहेंगे। तो हमको जो पुरानी दवाइयां हैं जैसे रेमडेसिविर है, पैक्सलोविड है, उनका ही इस्तेमाल करके इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। बाकी इसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा वो नहीं है। एक इंसान को अगर ओमिक्रॉन हो भी गया हो तो भी उसको समय होने के बाद में उसकी एंटीबॉडी लेवल कम हो जाएगी, और उसको अगर किसी ऐसे इंसान से एक्सपोजर हुआ कि जिसको नया वेरिएंट है तो उसके शरीर में जाएगा, लेकिन उससे और ज्यादा कुछ उसमें होगा नहीं। रमन, पर आपने जैसे हम वैक्सीनेशन की बात की, पर आप खुद देख रहे होंगे कि कोविड के बाद लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, बहुत अच्छा खाना खाने लगे हैं, बैलेंस फूड खाने लगे हैं, हेल्दी खाना खाने लगे हैं। उसके बावजूद भी ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के, और क्यों लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं? क्योंकि इम्यून सिस्टम तो उनका बूस्ट है और अब तो उन्हें वैक्सीन भी लग गई है डबल डबल। वही तो मैं समझा रहा था कि वैक्सीन से वो इन्फेक्शन होने को रोकने की ताकत ये कम होती है ना, कम रहती है इस मुकाबले के कि किसी इंसान को जिसने वैक्सीन ली है वो हॉस्पिटल में भर्ती होने को रोकने के लिए कामयाब रहती है वैक्सीन, लेकिन इन्फेक्शन रोकने के लिए कामयाब नहीं रहती है। इसका प्रमुख कारण क्या होता है मुझे पता नहीं, मैं कितने आसानी से बोल पाऊंगा, लेकिन इन्फेक्शन शरीर के अंदर आने के लिए जैसे हमारे सोल्जर्स बॉर्डर पे होते हैं वैसे हमारे एंटीबॉडीज, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज मेरे शरीर में हर पेशी के वहां उसको रोकने के लिए तादाद किए जाने चाहिए, तो ही वो इन्फेक्शन मुझे नहीं होगा। लेकिन समय जाने के बाद में मैंने वैक्सीन ली तो वो तो अच्छे आ जाएंगे, लेकिन अब वैक्सीन लेके 4-6 महीना हो गया, तो 6 महीने के बाद में ये जो सोल्जर्स की संख्या होती है जैसे बॉर्डर्स पे होती है वो कम हो जाती है, और उसकी वजह से इस विषाणु को शरीर के अंदर आना आसान हो जाता है। डॉक्टर रमन, हार्ट अटैक के मामले आज देश में बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन नया केस आता है, तो क्या कोविड से इसका कोई लिंक हो सकता है? ऐसे भी अगर आपने देखा तो हमारा देश जो है वो यंग लोगों में हार्ट अटैक आने का कैपिटल माना जाता है, तो ऐसे भी हमारे यहाँ लाइफस्टाइल की वजह से लोगों को ज्यादा हो रहा था। अब ये कोविड में भी ये एक प्रॉब्लम होता है जिसको हम कोआगुलोपैथी बोलते हैं, कि वो अगर इन्फेक्शन हुआ तो उसको कोआगुलेशन डिसऑर्डर होती है और उसकी वजह से उसको हार्ट अटैक आ सकता है। जनरली ऐसे हार्ट अटैक जो कोविड में बढ़ रहे हैं वो कोविड होने के 3 महीने के अंदर, कोविड होने के पश्चात 3 महीने के अंदर ज्यादा तौर पे दिखाई देते हैं। अगर किसी को आना, अगर हार्ट अटैक अगर वो उन 3 महीनों में आया
तो शायद वो कोविड से रिलेटेड होगा, ऐसे समझने में गलत नहीं होता है। क्या इनकी संख्या यंग लोगों में हार्ट अटैक जो आ रहे हैं उनमें ज्यादा है? शायद ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए हमने खुद को संभल के रहना है, और वो एंटीकोआगुलेंट्स जो होते हैं वो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं जब सीवियर कोविड डिसीज होता है, तो उनको लेना हमारे लिए अच्छा रहता है 3 महीने तक। डॉक्टर रमन, समय की कमी होने की वजह से मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन अपना रखना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा, और उसे आप छोटे से उसमें बता दीजिएगा कि क्या है। देश के कई हिस्सों में जैसे कि महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के XXB वेरिएंट के मामले बढ़ते गए हैं और बहुत ज़्यादा आए हैं। इसी के साथ ही इसमें BQ.1 20 सब वेरिएंट के केसेस भी मिले हैं। अगर इन मामलों की संख्या बढ़ रही है और बढ़ी तो इसकी वजह से देश में चौथी लहर के चांसेस बढ़ सकते हैं क्या? चौथी लहर तो समझो वो बढ़ गए तो चारों तरफ बढ़ेंगे, लेकिन लोग टेस्ट करने को सामने आएंगे क्या? अगर वो माइल्ड इन्फेक्शन है तो कोई सामने आएगा नहीं कि उससे कुछ होता नहीं, सर्दी जुकाम होएगा 2-4 दिन, वो घर में बैठ गया, ठीक हो गया, वो डॉक्टर के पास भी शायद ना जाए ना। ऐसे सिचुएशन में चौथी लहर दिखेगी क्या? दिखेगी नहीं, लेकिन वो होगी क्या? इनविजिबल रहने का चांस उतना ही ज्यादा रहेगा। लेकिन इसमें एक ही चीज बोलूंगा कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो लोग क्रॉनिक मॉर्बिडिटीज वाले हैं, उन्होंने खुद को संभल के रहना है, ये उसमें शायद समझदारी है। मास्क पहने, जब भी कभी आप ऐसे कोई बीमार अपने घर में दिखाई दिए और दिख रहा है, और अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जो क्लोज स्पेसेस हैं, और बूस्टर वैक्सीन का अगर आपने नहीं लिया है तो लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। डॉक्टर रमन गंगाखेडकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। इस बदलते मौसम में सर्दी जुकाम होना काफ़ी आम है, लेकिन इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। गले से संबंधित समस्या और खांसी जुकाम होने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ा नया शो लेकर और हेल्थ के नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिरकार क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.